Hello everyone, welcome to Mishra Online Classes. I'm Nisha Mishra and today we are going to start a new chapter. This is second chapter of civics and name of the chapter is Federalism, संघवाद. ये लेसन 2 वीडियो में है और आज के पहले भाग के वीडियो में हम जानेंगे संघवाद के बारे में, संघवाद क्या होता है और भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में. So, let we start. तो सबसे पहले जानते हैं संघवाद के बारे में. संघवाद का अर्थ, मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म. संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, एक केंद्रीय सरकार और दूसरी प्रांतीय सरकार. इस प्रांतीय सरकार को हम राज्य सरकार के नाम से भी जानते हैं. केंद्रीय सरकार के पास अधिक महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं, जबकि प्रांतीय सरकार, जिसे हम राज्य सरकार भी कहते हैं, इसके पास कम महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं. Federalism is a governance system in which there are 2 types of governments. One is the central government and the other is the provincial or state government. The central government has more important powers while the provincial government has less important powers. अब हम जानते हैं शासन प्रणाली के बारे में, गवर्नेंस सिस्टम के बारे में. हमने पहले लेसन के वीडियो में जाना था श्रीलंका और बेल्जियम के गवर्नेंस सिस्टम के बारे में. तो उसी में से ही हम आज पहले श्रीलंका के गवर्नेंस सिस्टम के बारे में जानते हैं. वहां पे कौन सा गवर्नेंस सिस्टम है? वहां पे है एकात्मक शासन प्रणाली, मतलब यूनिटरी गवर्नेंस सिस्टम. तो ये यूनिटरी गवर्नेंस सिस्टम होता क्या है? एकात्मक शासन प्रणाली में शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी सब इकाइयां उसके अधीन होती हैं. अर्थात केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार होते हैं. ये एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय सरकार ही पूरे देश पे शासन करती है. उसमें कोई प्रांतीय सरकार नहीं होती है, कोई राज्य सरकार नहीं होती है. सारी की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं, केंद्र सरकार में ही निहित होती हैं. In a unitary governance system, there is only one level of governance. All other units are subject to it. That is, the central government has all the powers. तो अब हम जानते हैं बेल्जियम के गवर्नेंस सिस्टम के बारे में. तो बेल्जियम में संघीय शासन प्रणाली है, मतलब फेडरल गवर्नेंस सिस्टम है. ये फेडरल गवर्नेंस सिस्टम क्या होता है, संघीय शासन प्रणाली क्या होती है? इस व्यवस्था में, संघीय व्यवस्था में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार, मतलब राज्य सरकार. There are 2 types of governments in the federal system, central government and state government. अब हम जानेंगे संघवाद की विशेषताओं के बारे में. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म. नंबर 1, संघवाद में सरकार 2 प्रकार की होती है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार. इन फेडरलिज्म देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. नंबर 2, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं. Different levels of governments administer the same civic group. Number 3, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं. Jurisdictions of various levels of governments are clearly stated in the Constitution. Number 4, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती. ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं. यदि संविधान में कोई बदलाव करना हो, किसी मौलिक प्रावधानों में कोई चेंज करना हो, तो अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट या अकेले जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसमें चेंज नहीं कर सकती. दोनों सरकारों की उसमें सहमति होना अति आवश्यक है. The fundamental provisions of the Constitution cannot be changed by one level of government alone. Such changes can only happen with the consent of both level governments. Number 5, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है. विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में
सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। The courts have the right to interpret the constitution and the rights of different levels of governments. In the event of a dispute of rights between different levels of governments, the Supreme Court plays the role of a decider. Number 6. विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग-अलग स्रोत निर्धारित हैं। Different sources of revenue are prescribed for different levels of governments. Number 7. संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। The dual objectives of federal governance are to protect and promote the unity of the country and to fully respect regional variations. तो ये थी संघवाद की विशेषताएं। अब हम जानेंगे भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में। फेडरल सिस्टम इन इंडिया। भारत एक विशाल देश है। आजादी के बाद संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघ सरकार, जिसे हम केंद्रीय सरकार कहते हैं, और दूसरा राज्य सरकारें। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। शुरुआती दौर में सिर्फ 2 प्रकार की सरकारें थी, एक संघ सरकार जिसे हम केंद्रीय सरकार के नाम से जानते हैं और दूसरी राज्य सरकार। लेकिन बाद में तीसरे स्तर की सरकार को भी जोड़ा गया जो पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में कार्य करती है। तीसरे स्तर की सरकार के रूप में ये कार्य करती है। India is a large country. After independence, the constitution originally provided for 2 levels of governance. Union government, that is called central government also. State governments. Later, a third level of federal governance was also added in the form of panchayats and municipalities. तो भारत में संघीय व्यवस्था के 3 स्तर हैं, जिसमें है सबसे पहले केंद्रीय सरकार, फिर राज्य सरकार और पंचायत और नगर पालिका। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची और नंबर 3 पे है समवर्ती सूची। The Constitution clearly divides the legislative rights between the central and the state governments into 3 parts. Number 1 union list, number 2 state list and number 3 concurrent list. सबसे पहले हम जानते हैं संघ सूची के बारे में कि संघ सूची क्या होती है, कंकरेंट लिस्ट क्या होती है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका है? केंद्र सरकार का अधिकार है। The Union List has important topics related to the nation such as defense, foreign affairs, banking, communications and currency. Only the central government has the right to make laws regarding the subjects mentioned in the Union List. इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं, जो पूरे देश से संबंधित जो विषय हैं, जिसमें देश की रक्षा आती है, सुरक्षा, डिफेंस सिस्टम जिसमें आता है, फॉरेन अफेयर्स जो हमारे विदेशी मामले हैं, या फिर बैंकिंग हो गई, कम्युनिकेशन है, या फिर ये करेंसी है, तो ये सारे के सारे विषय जो हैं, ये इन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का ही अधिकार है। इसमें चाहे कोई बदलाव करना हो इन विषयों के में या फिर इनसे संबंधित कोई कानून बनाने हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कोई बदलाव ला सकती है, कोई अधिकार बना सकती है। इसमें राज्य सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं हो सकती। मतलब ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
दूसरी सूची है राज्य सूची। तो राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। मतलब कि राज्य सरकार जो है वो अपने जो उनका राज्य है उसके अकॉर्डिंग अपने व्यापार को बढ़ा सकती है, उस पे कर लगा सकती है। उसकी जो उस राज्य की जो पुलिस है उसी राज्य से के कंट्रोल में वो रहेगी। वहां की कृषि, सिंचाई, ऐसे जो उस राज्य से जुड़े हुए मामले हैं, विषय हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के अधीन ही रहेंगे। इसमें केंद्र सरकार का कोई दखल नहीं होगा। The state list has important topics related to local and provincial like police, trade, commerce, agriculture and irrigation. Only the state governments has the right to make laws regarding the subject mentioned in the state list. तो नेक्स्ट है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। अब ये जो कुछ एक मुद्दे ऐसे होते हैं, चाहे शिक्षा संबंधी है, वन से संबंधित है, या मजदूर संघ है, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि, ऐसे कुछ एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के ही अधीन होते हैं। लेकिन जब कभी टकराव वाली स्थिति उत्पन्न होती है, मतलब कि राज्य सरकार ने कोई कानून बना दिया और केंद्र सरकार उसको मंजूरी नहीं देती है, मतलब दोनों में टकराव हो जाता है, ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून होता है उसे ही मान्यता दी जाती है। The concurrent list includes subjects that give powers to both the center and state governments. Subjects like education, forest, trade unions, marriage, adoption and succession, etc. Whenever there is a conflict between the laws made by the central and state government, only the law made by the central government is valid. तो अब हम जानते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश वे छोटे छोटे इलाके हैं जो अपने छोटे आकार के चलते स्वतंत्र राज्य नहीं बन सकते। इन्हें किसी अन्य राज्य में भी विलीन नहीं किया जा सका। देश की राजधानी दिल्ली के साथ भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। Union territories are small areas that cannot become independent states due to their small size. They could not be merged in any other state as well. There are 8 union territories in India along with Delhi, the capital of India. तो ये है भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, 8 यूनियन टेरिटरीज। तो नंबर 1 लद्दाख, नंबर 2 दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, नंबर 3 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, नंबर 4 पुडुचेरी, नंबर 5 लक्षद्वीप, नंबर 6 दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, नंबर 7 चंडीगढ़ एंड नंबर 8 JNK, जम्मू और कश्मीर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने जाना फेडरलिज्म के बारे में। संघवाद क्या होता है, एकात्मिक शासन प्रणाली क्या होती है, संघीय शासन प्रणाली क्या होती है और संघवाद की विशेषताओं के बारे में। साथ ही हमने जाना भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा और साथ ही साथ आप बच्चों ने नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे अपने। तो कल इसी लेसन के दूसरे भाग के वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे टू ऑल।